Assalamu alaikum everyone. Welcome to Rise and Shine with Dr. Zoology. I am Dr. Sanaullah, and in today's session I am going to overview a very wonderful opportunity for you all, that is Chinese government scholarship, or the scholarship which is offered in China. In this session, two things are going to be different. Number one is that a number of my friends and my student asked me to get on camera, so here I am in front of you all. And the second thing is that most of my students and a number of friends asked me to record a session in Urdu regarding Chinese government scholarship, or the scholarship which is offered by Chinese Scholarship Council. आज की इस सेशन में मैं बताऊंगा कि आप अपने एप्लीकेशन पैकेज को कैसे प्रिपेयर करेंगे और आप अपने सुपरवाइज़र को कैसे अप्रोच करेंगे। जो आपका पोटेंशियल पीएचडी या आपका पोटेंशियल मास्टर सुपरवाइज़र है, उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप अभी ग्रेजुएट होने लगे हैं, तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट के एक्सपायरी में अभी 6 महीने रहते हो एटलीस्ट। अगर नहीं है तो आपको एक पासपोर्ट बनाना चाहिए। पासपोर्ट बनाने के बाद आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपने तरफ से अपने एप्लीकेशन पैकेज पे काम करना है, और दूसरा, आप जिस सुपरवाइज़र के पास अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सुपरवाइज़र को आपने अप्रोच करना है। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से गौर करें, स्टडी करें। यू नीड टू थिंक कि आप अपने सब्जेक्ट की किस डोमेन में या किस स्पेशलाइज्ड फील्ड में पीएचडी या मास्टर्स करना चाहते हैं। लेट्स से आप वो फील्ड सेलेक्ट करते हैं, देन आप उस फील्ड के उस डोमेन के अंदर अपने लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ एसोसिएटेड जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ में अपने लिए एक पोटेंशियल सुपरवाइज़र आप चूज़ करते हैं। वो आप कैसे करेंगे उसके हवाले से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी भी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आई वुड रिक्वेस्ट और सजेस्ट कि आप एंड तक रहे ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बहरहाल, आप ये सुपरवाइज़र्स अपने लिए रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर और इसी तरह से जो दूसरे साइंटिफिक डेटाबेसेस है, उनके थ्रू आप तलाश कर सकते हैं। आप जब अपने लिए एक सुपरवाइज़र तलाशते हैं तो उसके बाद आपके पास जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने उस सुपरवाइज़र के पेपर्स डाउनलोड करने हैं, उनके लैब में जो काम हो रहा है वो डाउनलोड करना है, और वो काम आपने एक्सटेंसिवली रीड करना है। आप उनके काम को समझे और देखें कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो उनके काम के साथ अलाइन करता है कि नहीं करता। फिर जब आप उनके काम को अंडरस्टैंड करते हैं, देन यू नीड टू ड्राफ्ट एन ईमेल टू हिम और हर। अब ये जो ईमेल आप लिखते हैं, इसका एक प्रॉपर तरीका है। प्रॉपर तरीका ये है कि आप उस ईमेल में 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। पहली चीज़ कि आपका जो ईमेल है उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एक रिसर्च सीवी, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टडी प्लान, या अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक रिसर्च प्रपोजल अटैच हो। और दूसरी चीज़ ये कि आपका ये ईमेल जो है वो एरर्स से पाक हो, इसमें एरर्स ना हो। एरर्स इन सेंस ऑफ ग्रामर, इन सेंस ऑफ सिंटैक्स, और इसी तरह से स्ट्रक्चरल जो कंपोजिशन है आपकी अंग्रेज़ी की जो आप ड्राफ्ट करते हैं वो साफ होनी चाहिए एरर से। इसके बाद आप तीसरा जो काम यहाँ पे करेंगे वो ये करेंगे कि एट अ टाइम एक सुपरवाइज़र को आप ईमेल करेंगे। आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि आप एक सुपरवाइज़र को ईमेल करने के बजाय 50 सुपरवाइज़र्स को ईमेल करें। इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द कंट्री, और ये आपके स्कॉलरशिप के चांसेस को बाई हाफ रिड्यूस करता है। तो एट अ टाइम एक सुपरवाइजर। तो ये ईमेल में आपने 3 बातें जो है ये अपने साथ आपने माइंड में रखने हैं कि मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। अब जब आप ईमेल लिखेंगे तो अगेन आपका ईमेल 3 हिस्सों पे, 3 पार्ट्स पे, 3 पोर्शंस पे मुश्तमिल होना चाहिए। पहले पोर्शन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप कौन हैं,
आपकी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, आपका रिसर्च कौन सी डोमेन में है, और आपकी एकेडेमिया के हवाले से, एकेडमिक रिकॉर्ड के हवाले से आपने लिखना है कि आप एकेडेमिया से कब से मुंसलिक है, और एकेडमिक रिकॉर्ड के हवाले से बताएंगे। अब एकेडेमिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन अगर आप गैप देते हैं अपनी डिग्रीज़ के बाद तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो जितने आप फ्रेश है उतना ही आपके चांसेस जो है वो ग्रो कर जाते हैं सिलेक्शन के। तो आपने अपने एकेडमिक करियर के हवाले से बताना है कि अभी 2022 में या 2021 में या 2020 में मेरी डिग्रीज़ कंप्लीट हुए हैं। डिग्री कैन बी BS ऑनर्स, डिग्री कैन बी अ मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, MSc जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से पोस्ट ADP एक डिग्री पाकिस्तान में मुतारिफ हुई है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, तो पोस्ट ADP भी हो सकती है। अब जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया तो दूसरे पैरा में आप सुपरवाइज़र के रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। ए पॉसिबल आप सुपरवाइज़र के 2 या 3 पेपर्स का जिक्र करें जो रिसेंटली छपे हो, जिसमें आपने उनको बताना है कि आपके इस रिसर्च को पढ़ के मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरी रिसर्च आपकी रिसर्च के साथ अलाइन है और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपकी इस फील्ड में। जो आपका रिसर्च प्रपोजल अटैचमेंट में है या आपका स्टडी प्लान है, तो स्पेसिफिकली रिसर्च प्रपोजल में आपका ये होना चाहिए कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो उनके काम के साथ अलाइंड हो। अब रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आप जाके काम नहीं करते, बट इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन दैट यू आर प्रोफिशिएंट इन साइंटिफिक राइटिंग, कि आप एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक राइटिंग कर सकते हैं। तो सुपरवाइज़र को फील होता है कि ये बंदा जो है ये सीरियस है और ये मेरे काम को सीरियसली ले रहा है। और इसी तरह से तीसरे पोर्शन में या तीसरे पैरा में आपने फिर रिक्वेस्ट करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कि मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर दे ताकि मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम या चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल के स्कॉलरशिप्स के बेस पे मैं अप्लाई करूं आपके लैब में, और मैं आपके लैब में एज अ डॉक्टरल, एज अ मास्टर स्टूडेंट एनरोल हो जाऊं। तो जब आप एक प्रॉपर ईमेल ड्राफ्ट करें तो एकदम से सेंड ना करें, उस ईमेल को प्रूफ रीड करें। आप अपने किसी दोस्त की भी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने किसी सीनियर जूनियर की भी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी और से जो है रिक्वेस्ट करके हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ईमेल पहले वर्ड में ड्राफ्ट करें, वर्ड में उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें ड्राफ्ट करके बार बार रीड करें कि वो फ्री ऑफ एरर्स हो, और जब फ्री ऑफ एरर्स हो तो वहाँ से कॉपी करके ईमेल के बॉडी में पेस्ट करें, और अपने जो 3 चीज़ें मैंने बताई है जिसमें रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान, आपकी रिसर्च CV या CV, और एट द सेम टाइम आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और आपकी डिग्रीज है, ये अटैच होने चाहिए। अगर आप एक पब्लिश्ड ऑथर है तो आप अपने पेपर को भी अटैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई रिसर्च ट्रेनिंग की है, एक्सटेंसिव रिसर्च ट्रेनिंग, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, वो भी अटैच कर सकते हैं। बहरहाल जब आप यह करते हैं और ईमेल सेंड करते हैं, देन यू शुड वेट। तो आप वेट करें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको रिस्पांस कर जाएंगे वो। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो देन आप एक रिमाइंडर, एक जेंटल रिमाइंडर दे सकते हैं कि मैंने ईमेल किया था एंड आई एम स्टिल वेटिंग। अगर वो सुपरवाइज़र आपको एग्री करता है, आपसे एग्री होता है कि यस आई एम ओके टू सुपरवाइज यू, तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। अगर नहीं हुआ तो वो इनकार कर देगा, या वो आपको बता देगा कि मेरा लैब जो है वो अभी ओवर बुक्ड है या मेरे पास पोजीशन नहीं है, देन यू शुड सर्च फॉर अनदर सुपरवाइज़र। और उस सुपरवाइज़र को भी अप्रोच करने से पहले बेहंगम तरीके में अप्रोच नहीं करना, उसके काम को अंडरस्टैंड करके, उसके काम के एसेंस को ग्रेस्प करके, उसके बाद उसको एक ईमेल इस तरह की ड्रॉप करनी है, और उस ईमेल में अगेन उनके 2-3 पेपर्स, ऐसा ना हो कि पुराने वाले सुपरवाइज़र के पेपर्स यहाँ भी आपने मेंशन किए हो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा हम ईमेल ड्राफ्ट करते वक्त लिखते हैं डियर सर / डियर मैडम, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। वी हैव गॉन थ्रू वेरी एम्बेरस्ड सिचुएशन व्हेन वी वर डूइंग आवर PhDs। मेरे सुपरवाइज़र को अमूमन मैसेजेस आते थे, ईमेल्स आते थे, और ये ईमेल्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ से आते थे, और वहाँ पे स्टूडेंट्स एक सुपरवाइज़र को ईमेल करते थे और एट द सेम टाइम वही ईमेल 60 और बंदों को भी करते थे, और उधर वो डिस्प्ले होते थे। इसी तरह से डियर सर / डियर मैडम का होता था लफ्ज़, तो वो फिर मेरा सुपरवाइज़र परेशान हो जाता था कि इसको तो ये भी नहीं पता कि मैं सर हूँ या मैडम हूँ।
या फिर इसने तो 58 और सुपरवाइजर्स को भी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं कैसे कहूँ कि ये मेरे फील्ड में, मेरे काम में इंटरेस्टेड है। और इसी तरह से उनके काम का भी कोई जिक्र नहीं होता था, बल्कि वो जो बिगिंग वाला एक तरीका है वो होता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बैकग्राउंड जो है फेमिलियल वो बहुत वीक है, तो आप मुझे स्पॉन्सर करें। तो ये चीज़ गलत है, ऐसे ना करें। इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द कंट्री, इट ब्रिंग्स द शेम ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर टू द पीपल स्टडिंग ओवर देयर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहरहाल आप ईमेल जब दूसरे सुपरवाइज़र को करते हैं तो इंशाल्लाह वो एक्सेप्टेंस दे देगा। इसी तरह से हमारे बच्चे 10-10, 12-12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और फिर एक को ज्वाइन करके बाकी 11 सुपरवाइज़र की जो सीट्स होते हैं वो एक तरह से ज़ाया कर देते हैं। तो ये सुपरवाइज़र्स फिर अगेन जब अगले साल अनाउंस होती है स्कॉलरशिप, तो ये आपके कंट्री के बच्चों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसा ना करें। मैक्सिमम अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है अपने आप के ऊपर, तो एक के बजाय 2 सुपरवाइजर्स को आप लिख के और 2 सुपरवाइजर से आप एक्सेप्टेंस लेटर लेके 2 ही यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। तो जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया और आपके एक्सेप्टेंस लेटर का काम हो गया, देन यू नीड टू गो टू द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर योर पोटेंशियल सुपरवाइजर इज टीचिंग। तो वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे उस यूनिवर्सिटी के जो हमारे पास अपने एप्लीकेशन के पैकेज होते हैं उसके हवाले से आप पढ़ लें कि आया दे आस्क फॉर आइल्स, टॉफिल, जीआरई और अदर सर्टिफिकेशंस आर नॉट। अगर वो डिमांड करते हैं तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप वहाँ पे ये सर्टिफिकेशन करके जाएं। क्योंकि जब मैं गया था नानजिंग यूनिवर्सिटी में तो मेरी पीएचडी इंग्लिश में थी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होने की वजह से मुझे पहली सेमेस्टर में आइल्स के लिए अपीयर होना पड़ा। तो आप यहाँ से ही करके जाए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं अपने होम कंट्री में। बहरहाल यूनिवर्सिटी का आपने ये रिक्वायरमेंट तो पढ़ लिया। अगर इस तरह का रिक्वायरमेंट नहीं है तो देन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज़ मोर देन एनफ। वो आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी का आप ये भी देख लें कि वो सिर्फ सीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म पे एग्री करते हैं या यूनिवर्सिटी अपना भी एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर करती है कि आप उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। अगर वो करती है तो फिर आपने उनकी डिमांड को भी पूरा करना है और सीएससी के साथ उनके भी एप्लीकेशन पैकेज को आपने फिल करना है। इसके बाद आपके पास 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। अगर आप बीएस या एमएससी के स्टूडेंट हैं और आपने रिसर्च की है तो आपका रिसर्च सुपरवाइज़र उन रिकमेंडेशन लेटर्स वालों में से एक होगा जो आपको रिकमेंडेशन लेटर देगा, और एक रिकमेंडेशन लेटर आपको कोई दूसरा फैकल्टी मेंबर जिसने आपको पढ़ाया हो वो देगा। इसी तरह से आप 3 भी ले सकते हैं। अगर आप एमफिल के हैं तो आपका एक रिकमेंडेशन लेटर शुड बी फ्रॉम योर एमफिल सुपरवाइज़र और एक आपका जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र से, पोटेंशियल जो आपका सुपरवाइज़र ना हो बट ही इज़ एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइज़र, या वो पीएचडी डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो, उनसे आप ले सकते हैं। तो अब हमारे पास आपके पास 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर्स भी आ गए। अब आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स फोटोकॉपीज़ 2 सेट्स जो है वो आपने कराने हैं और उनकी अटेस्टेशन आपने करानी है। आप अटेस्टेशन जो है वो गजेटेड ऑफिसरशिप वाले पोस्ट वाले बंदे से नहीं करानी। अटेस्टेशन आपने नोटराइज्ड करानी है, बेसिकली नोटरी पब्लिक से आपने अटेस्ट करानी है, यानी उसकी नोटराइजेशन करानी है। अब ये नोटराइजेशन आपके अपने इलाके में किसी भी आप कोर्ट में जाए, वहाँ पे कुछ वकील होते हैं जो नोटरी पब्लिक होते हैं, या फिर कुछ स्टैम्प वेंडर्स होते हैं जो खुद भी नोटरी पब्लिक होते हैं, या उनके पास इन वकीलों के नोटरी पब्लिक का स्टैम्प होता है, तो वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज्ड करवा लें। अब आपकी तरफ से जो आपको चीज़ें चाहिए वो पूरी ऑलमोस्ट हो गई है। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो इसी दौरान आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट या नो क्राइम सर्टिफिकेट, ये तीनों अल्टरनेट नेम्स यूज़ होते हैं, ये आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर यानी डीपीओ के ऑफिस से ये बनवाना है। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है 6 मंथ्स के लिए। तो जब आप अपनी अप्लाई में सीरियस हो फिर ही आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाएं, क्योंकि अगर आप 6 महीनों में अप्लाई ही नहीं करते तो 6 महीनों के बाद अगेन आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। बहरहाल आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवाया।
आपने एक अच्छी CV भी ड्रॉप की, आपने जो है एक रिसर्च प्रपोजल या एक स्टडी प्लान भी प्रिपेयर किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी नोटराइज करवा लिए, आपका पासपोर्ट भी तैयार है। अब आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाले आपके पिक्चर्स होने चाहिए, पासपोर्ट साइज। इस पे एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पाम पे लगेगा, पेस्ट होगा। एक अगर यूनिवर्सिटी का अपना एप्लीकेशन फॉर्म है तो उस पे लगेगा, और एट द सेम टाइम आपने CSC के वेबसाइट से फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फिजिकल हेल्थ फॉर्म या फिजिकल फिटनेस फॉर्म, ये 3 अल्टरनेट नाम जो है वो यूज़ होते हैं। बहरहाल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, और अपने DHQ या THQ के MS से या DMS से या किसी भी डॉक्टर से आपने वो साइन करा लेना है। इट्स अ गुड आइडिया टू अटैच योर ब्लड टेस्ट्स एज वेल। आप किसी भी क्लिनिकल लैब में जाए, वहाँ पे टेस्ट कराए और वो भी अटैच करें। तो अब आपके पास आपकी तरफ से तैयारी जो है वो पूरी हो गई। अब आपने CSC का वेट करना है कि जब CSC का पोर्टल ओपन होगा तो आपने अपने लिए एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के आपने उस पर अप्लाई कर देना है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी, अगर 2 के लिए कर रहे हैं तो 2 यूनिवर्सिटीज़ अपनी प्रायोरिटी में देंगे। इसी तरह से आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू अलग ईमेल। जो आपका ईमेल एड्रेस है, एक के लिए एक हो, दूसरे के लिए दूसरा हो। अब जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, ये इंतहाई एहतियात के साथ आप फिल करें। आपने फिल किया, फिल करने के बाद आपने ये फॉर्म प्रिंट आउट ले लिया। अब प्रिंट आउट जब हम लेंगे तो चाइनीज़ स्कॉलरशिप स्कीम का जो फॉर्म होता है, इसके एंड पे लेफ्ट बॉटम पे एक नंबर होता है, CSC नंबर होता है आपकी एप्लीकेशन का। वो नंबर अमूमन हम A4 और A5 के चक्कर में छोड़ जाते हैं। तो आपने वो वेरीफाई करना है कि आपने जो प्रिंट आउट लिया उसमें वो नंबर है कि नहीं। वो नंबर वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम और लाजमी होता है। इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, वो भी आपने प्रिंट आउट ले लेना है। इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपने साइन करा के उस पर भी तस्वीर चिपका देना है, अपना चिस्पा कर देना है। अब आपके पास जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल का एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे कुछ बैक साइड पे एंड वाले पेज पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। उसमें बॉक्सेस नज़र आएंगे, और वो बॉक्सेस बेसिकली आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो है, जिसमें यह है कि लेट से आपका जो वैलिड पासपोर्ट है उसका फ्रंट पेज, तो अगर आपने अटैच किया है तो टिक मार्क करें। इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज और ये नोटराइज अगर आपने अटैच किए तो आप चेक करें, टिक मार्क लगाए, और इसी तरह से ये पूरा आप करें। तो इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन पैकेज बनेगा। अब इस एप्लीकेशन पैकेज में क्या होगा, इसमें CSC का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अगर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है तो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जो फिज़िकल हेल्थ प्रोफार्मा या फॉर्म आपने फिल किया है वो अटैच होगा। आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज जहाँ पे नज़र आएगा कि 6 मंथ से ज़्यादा है इसकी एक्सपायरी में, वो अटैच होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपने यूनिवर्सिटी से लिया है वो अटैच करेंगे आप। रिकमेंडेशन लेटर्स जो आपने लिए हैं वो अटैच करेंगे आप। जो आपके सुपरवाइज़र ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है वो अटैच करेंगे आप। और इसके साथ आपके पास जो आपकी अपनी रिसर्च CV है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पब्लिश्ड ऑथर है तो आप अपना पेपर या अपने पेपर्स अटैच कर सकते हैं। तो ये आपका एक पूरा एप्लीकेशन पैकेज बन गया। अब ये एप्लीकेशन पैकेज आप उस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, जिसको ISO कहते हैं, उस ISO को आप सेंड करते हैं, और वो ISO फिर आपके एप्लीकेशन पैकेज को अपने तरीके से डील करती है। वो आप जब अप्लाई करते हैं तो आपकी तरह 2500 3000 बच्चों ने और भी अप्लाई किया होता है। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर जब मैं नानजिंग यूनिवर्सिटी में था तो 2018 में 3300 बच्चों ने अप्लाई किया था। तो वो फिर छानबीन करके उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म चूज़ करते हैं, और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपका फॉर्म एज इट इज़ उसी सुपरवाइज़र के पास चला जाता है, पोटेंशियल सुपरवाइज़र, और वो उसको रीड करके उसके ऊपर अपने कमेंट्स जो है वो लिख लेता है कि आई एम एग्री और आई अलाउ और आई अप्रूव और आई एम ओके टू सुपरवाइज हिम और हर। तो उसके बाद वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वापस ISO में भेज देते हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर तो ISO आपका एप्लीकेशन फॉर्म
जो है वो स्कूल बेचते हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं उसमें बेचते हैं, और वहाँ के सुपरवाइज़र जो पोटेंशियल है, जो डॉक्टरल स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ करते हैं, उनके पास बेचते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे पास इन बंदों ने विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं या आपके लैब में पोजीशंस हैं तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं। तो वो सुपरवाइज़र्स जो होते हैं दूसरे पोटेंशियल, अगर आपके काम के साथ वो एग्री करते हैं या वो आपका काम उनके लैब के काम के साथ फिट है, तो वो उसके ऊपर लिखते हैं कि येस आई एम एग्री या आई एम ओके टू सुपरवाइज हिम और हर, और वो ISO भेजते हैं। तो ISO उन 3300 में से जो उनके एलोकेटेड सीट्स है, चाहे वो 60 है या 100 है या 150 है, उतनी ही एप्लीकेशन फॉर्म वो चूज़ करते हैं और वो चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल फॉरवर्ड करते हैं। अब चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल जो है वो अगेन उनको इतना ज़्यादा जो है जांच पड़ताल नहीं करते, और वो उन स्टूडेंट्स में से अगर आपने 25 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है लेट से, तो एक यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी जो आपने पहले अप्लाई की हुई है और उनमें से किसी एक ने सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया CSC को, तो CSC आपका नाम उसी यूनिवर्सिटी के लिए आपका नाम चूज़ करती है और बाकी यूनिवर्सिटी से आपका नाम हट जाता है, कट जाता है। तो देन आपका नाम एक ही यूनिवर्सिटी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है उसमें अपीयर होता है, ना कि 25 के 25 यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट्स में। तो आप जब अप्लाई किया करें तो ये भी आप माइंड में रखिए कि आप 10-12 को तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसमें से सबसे कमज़ोर यूनिवर्सिटी लेट से फॉरवर्ड करती है तो आपकी सिलेक्शन सबसे कमज़ोर यूनिवर्सिटी में होगी। तो बहरहाल ये आपके ऊपर है, बट आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि आप 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ना करें। अगर आप बहुत ही कमज़ोर है, लाइक इंतहाई लेवल के कमज़ोर स्टूडेंट है और आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ, देन यू कैन अप्लाई टू 3 यूनिवर्सिटीज़, और ये मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ। अमूमन मैं रिकमेंड करता हूँ 2 यूनिवर्सिटीज़। तो CSC आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को अप्रूव करके आपकी यूनिवर्सिटी भेजते हैं, और फिर आपकी यूनिवर्सिटी एक लिस्ट लगाती है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की। फिर उसी दौरान आपको एक ईमेल भी आ जाता है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, और वहाँ पे आपको कंग्रेचुलेट किया जाता है, और एट द सेम टाइम आपके नाम पे एक कुरियर आता है। उस कुरियर में JW202 एक फॉर्म होता है, आपका एडमिशन नोटिस होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो देन आप अपने जो आपके कॉन्सुलेट या एम्बेसी है उस कंट्री की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चाइना की बात करें तो चाइना की, तो उस एम्बेसी में, उस कॉन्सुलेट में आपने अप्लाई करना है वीज़े के लिए, और वीज़े के लिए आपके पास ये जो एडमिशन नोटिस आया है, जो JW202 आया है, या उस एम्बेसी का या उस कॉन्सुलेट का जो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपने तीनों अटैच करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। तो अमूमन चाइना के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं वीज़ा लगने में। तो जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आप फिर अपने लिए टिकट का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि इनिशियली ये जो वीज़ा लगता है ये 30 दिनों के लिए लगता है, 180 दिनों के लिए लगता है, 90 डेज़ के लिए लगता है। ये मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। कीपिंग इन व्यू डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए वीज़ा जो है वो मतलब लगवाती है, और वो जो आपका वीज़ा लगता है उसी दौरान, उसी 80 दिनों, 90 दिनों या 30 दिनों के अंदर आपने फिर उधर जाना है, और फिर आपको एक प्रोलॉन्ग्ड वीज़ा जो है वो लगता है 3 साल का या 4 साल का, जो आपका स्टडी पीरियड है या स्टडी ड्यूरेशन है उसके लिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। वीडियो लंबी हो गई, बट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इन चंक्स मैंने ये बेटर फील किया कि एक ही वीडियो में आपकी आधे घंटे की या 20 मिनट की या 25 मिनट की एक ही वीडियो में ये सब कुछ डिटेल के साथ आपको बताया जाए। अब इस दौरान आपने एक और काम भी करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो इस दौरान आपने अपने FSC और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने बोर्ड से अटेस्ट कराने हैं, और अटेस्ट कराने के बाद आपने IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं। तो जिस बोर्ड से आप अटेस्ट करा रहे हैं वो बोर्ड आपको फोटोकॉपीज़ एक सील्ड एनवलप में अटेस्ट करा के IBCC के लिए हैंड ओवर करते हैं। तो आप जब IBCC जाएंगे तो आपके पास आपकी ओरिजिनल अटेस्टेड DMCs, ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स भी हो, और एट द सेम टाइम वो सील्ड एनवलप भी हो। वो आप IBCC को हैंड ओवर करते हैं, और IBCC सेम डे
आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करके आपको आपके सर्टिफिकेट्स अटेस्ट करके दे देते हैं। इसके बाद अगर आपकी बीएससी की डिग्री है और एमएससी की डिग्री है या बीएस ऑनर्स की डिग्री है या बीएससी एमएससी और एमफिल की डिग्री है, तो ये जो डिग्रियां है ये रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ से आपने अटेस्ट कराने हैं और अटेस्ट कराने के बाद आपने HEC से अटेस्टेशन करानी है। तो अटेस्टेशन जब HEC से हो जाती है तो फिर आपके मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, एमफिल, मैट्रिक, एफएससी, बीएस जो आपके रिक्वायर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स बीएस के लेवल पे है या एमएससी या एमफिल के लेवल पे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लेके जाते हैं और मूफा के टिकट्स लगते हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का टिकट लगना ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे आपकी अटेस्टेशन की वैलिडिटी फॉर लाइफ टाइम हो जाती है। तो जब आपकी मूफा की वो टिकट्स लग जाते हैं आपकी डिग्री पे, तो देन आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूटिलाइज इट फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम। तो ये आपके होने चाहिए। तो जब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, तो आप एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फिर HEC या फिर आपके जो बोर्ड्स है या आपकी यूनिवर्सिटीज़ है या IBCC है, इनसे अटेस्ट होने चाहिए। तो ये एक और काम जो है ये आपने करना है। अब ये काम आप करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत स्मूथ जाएगा इंशाल्लाह, और एट द सेम टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। अब आपने फिर टिकट ख़रीदना है अपने लिए, तो टिकट आप ख़रीदेंगे और टिकट विद इन दोज डेज़ ख़रीदेंगे जो आपका ड्यूरेशन, आपका फ़र्स्ट वीज़ा लगा है 3 महीनों के लिए यानी 90 डेज़ के लिए या 30 डेज़ के लिए, तो उसी दौरान उसके दरमियान में आपने अपना जो है टिकट रखना है और फिर आपने ट्रैवल करना है टू योर यूनिवर्सिटी, टू योर सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीजिंग जा रहे हैं, आप नानजिंग जा रहे हैं, आप शंघाई जा रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो आप उस सिटी में जाएंगे और वहाँ पे आप जो है अपने सुपरवाइज़र को मैसेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे लेने के लिए कोई चाइनीज़ स्टूडेंट आ जाए या कोई सीनियर स्टूडेंट आ जाए। एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो आपकी हेल्प वो करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। इसी तरह से इंडियन कम्युनिटी भी होंगी, बांग्लादेशी कम्युनिटी भी होंगी, अफ़गानिस्तान की कम्युनिटी भी उधर होती है, तो यू कैन अप्रोच योर ओन कम्युनिटी और वो फिर आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। इवन ये जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं, इन कंट्रीज़ का कोई भी बंदा वहाँ पे हो तो दे हेल्प ईच अदर। तो आप उनको अप्रोच करके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। होप ये वीडियो लंबी हो गई, होप कि फिर भी ये आप लोगों के लिए अच्छी थी। आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ अपने लिए नोट किया होगा, आपको पूरा प्रोसेस जो है वो स्मूथली समझ में आ गया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड इंशाल्लाह मैं फिर इसके बाद चंक्स में वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं डिफरेंट चीज़ों के हवाले से बात करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र को कैसे सर्च करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।